एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। पता नहीं आप लोग इसको मालूम है क्या नहीं। रात में कई जगह में पर्टिकुलरली गांव में आप अगर कोई पर्टिकुलरली जहां पर बहुत सारे पेड़ वगैरह है उधर चले जाते हो, या तो आप सिंहगढ़ में चले जाते हो, या तो ऐसे पहाड़ी एरिया में चले जाते हो, तो आपको सुनाई देगा एक जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्रिकेट। क्रिकेट का वो क्रिकेट गेम नहीं है। क्रिकेट CRICK, इट इज द सेम स्पेलिंग। कई कई जगह में इसको झिंगुर कहते हैं। तो वो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी में चर्पिंग होता है उसका। तो वो अगर आप प्लॉट करते हो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो एनवायरमेंटलिस्ट और जो नेचुरलिस्ट है उन्होंने इसको पता किया कि जैसे टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ता है, ये क्रिकेट का जो चार्पिंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाता है। मतलब दिस बिकम समथिंग लाइक दिस राइट इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट यू आर एबल टू सी। तो इसका एक इक्वेशन है जिसका मतलब आर वैल्यू, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है टेम्परेचर और क्रिकेट का फ्रीक्वेंसी है ऑफ चार्पिंग पर मिनट, ये मतलब एकदम रिलेटेड है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। मतलब आपको अगर एक इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, जो इंस्ट्रूमेंट से आप क्रिकेट का फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्पिंग आप अगर उसको मेजर कर सकते हो, तो आप बिल्कुल बहुत ही एक्यूरेटली आप एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है वो आप बता सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप नॉर्मली दो किस्म का होता है। एक है मैथमेटिकल रिलेशनशिप, जैसे मानिए कि फोर्स इज इक्वल टू मास, MF, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो P इज इक्वल टू MF जो है, या तो S इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू UT प्लस हाफ FT स्क्वायर। ये सब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से हमें काफी सारे जो इक्वेशंस मिलता है। इसमें अगर मानिए कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ FT स्क्वायर, इसमें अगर आप डिस्टेंस पता होना चाहिए तो आपको बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी अगर मालूम है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन रेट पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आप डिस्टेंस डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। उस केस में आपको अगेंस्ट ए पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सेस, आपको बिल्कुल एक वैल्यू मिलेगा फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब against one value of x you will be getting a specific value of y। ये होता है कहां पर? ये होता है इन केस ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। लेकिन एक्चुअली इन द वर्ल्ड, इन द कॉमन प्लेस, रोज का जो दुनिया है, उधर ऐसे मैथमेटिकल रिलेशनशिप मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है। बहुत सारे और भी फैक्टर आ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि क्रिकेट का जो चार्पिंग फ्रीक्वेंसी है और एम्बिएंट टेम्परेचर है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, आपको कुछ स्कैटर मिलेगा। तो दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैटर। मतलब इन केस ऑफ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप यू कैन से दे आर को रिलेटेड क्वाइट वेल, या तो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि इस जितना वो आपका लाइन ऑफ एस्टिमेशन जिसको कहते हैं, जैसे ये लाइन ऑफ एस्टिमेशन है, तो लाइन ऑफ एस्टिमेशन के जितने नजदीक आएगा पॉइंट्स, आप बोलोगे इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट उतना बेटर है। फिर भी अगर इधर आप एक वर्टिकल लाइन खींचते हो, आप देखोगे, लेट मी नाउ ट्राई टू कन्वर्ट इनटू ए पेन, एंड अगर आप एक वर्टिकल लाइन आप मिलते हो आपको, let's say this is the vertical line, then you will find that for a given value of x, for a given value of x, you will be getting a range of value of y. I think you are able to see me. Yeah, a range of value of y. Yani ki it is not like mathematical relationship that against one value of x you get one value of y, or in case of quadratic equation against one value of x you will be getting two values of y, those two values only, not any other value. But in this case of regression or statistical relationship,
you will be able to get a scatter, not one value. So that is what actually you need to understand, that the scatter plot के background में जो theory है, it is that there are so many factors actually which actually in reality distort the observations, and a larger the distortion, हम लोग उसको कहते हैं एरर उतना ज्यादा है. इनफैक्ट स्टैटिस्टिकली आप ये एरर को कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग अभी स्कैटर प्लॉट में उतना गहराई में नहीं जा रहे हैं. ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो स्टैटिस्टिकल टूल शोइंग ए ट्रेंड इन ए सीरीज ऑफ वैल्यूज, तो अगेंस्ट वन वैल्यू देयर कुड बी मल्टीपल वैल्यूज, तो उसके आधार पे हम लोग स्कैटर को प्लॉट करते हैं. फिर स्कैटर प्लॉट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि एक लाइन ऑफ अप्रोक्सीमेशन, जो लाइन ऑफ अप्रोक्सीमेशन आप आज के दिन में अप्रोक्सीमेशन यानी लाइन ऑफ एस्टिमेशन, वो आपको एक्सेल शीट से भी मिल जाएगा. और वो लाइन ऑफ जो एस्टिमेशन है उसमें जितना नजदीक वो पॉइंट रहेगा उतना ही आप बोलोगे कि इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट उतना बेटर है. तो जितना कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेटर है उतना ही प्रेडिक्टेबिलिटी बेटर है. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैं एक फाउंड्री में काम करता था कुछ साल पहले, और उधर हमारा जो प्रोसेस था, उधर हम जो सैंड मोल्ड से फेटलिंग के टाइम में निकलता था, वो बार्न्ड सैंड को हम लोग थोड़ा सा मिक्स करते थे फ्रेश सैंड के साथ 20% करीब, और वो साइलो में जाता था. वो जो यूज्ड सैंड जो है वो साइलो में जाता था. उसका टेम्परेचर कम होने के बाद उसको हम लोग मूलिंग मशीन में लेके पानी देके उसके साथ बेंटोनाइट, डेक्सट्रीन वगैरह मिक्स करके फिर हम लोग फ्रेश सैंड लेके हम लोग फिर दोबारा मोल्डिंग करते थे. तो हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब वो यूज्ड सैंड, जिसको हम लोग बैकिंग सैंड कहते थे, तो बैकिंग सैंड जो हम लोग मोल्ड का पीछे वाला हिस्से में यूज करते थे, बैकिंग सैंड जो है वो बैकिंग सैंड का टेम्परेचर एक्स टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो वो काफी डिफिकल्ट था मॉनिटर करना, क्योंकि कभी कभी अगर मोल्ड बहुत हेवी साइज का है, ज्यादा है साइज का, तो ज्यादा मतलब बैकिंग सैंड साइलो के अंदर चला जाता है. उस टाइम में टेम्परेचर को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता था. तो हम लोग एक रिग्रेशन एनालिसिस करने का कोशिश किए थे कि कैन आई कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बैकिंग सैंड बाय स्प्रेइंग वाटर इन इट ड्यूरिंग द मूलिंग मशीन, ड्यूरिंग द मूलिंग. अदरवाइज क्या होता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वो पिन होल के दौरान वो कास्टिंग को डिफेक्टिव कर देगा. तो हम लोग एक इक्वेशन निकाला था, उसमें कितना टेम्परेचर होता है बैकिंग सैंड का तो हम लोग कितना वाटर देंगे. तो इसमें मैं एक स्कैटर प्लॉट के दौरान एक इक्वेशन मिला था. तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ स्कैटर प्लॉट बाय व्हिच यू कैन रियली यूज. तो स्कैटर प्लॉट में एक पॉइंट आपको याद रखना होगा, दिस इज प्लॉटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली हम लोग एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हम लोग वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं. तो यू कैन सपोज फॉर एग्जांपल दैट यू हैव मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन रिस्पॉन्स यानी डिपेंडेंट वेरिएबल वाई. तो आप मल्टीपल स्कैटर प्लॉट कर सकते हो अलग अलग करके. तो ये शायद आप लोगों में से जितने लोग इंटरेस्टेड है, अगर कई लोग अगर इंटरेस्टेड है, तो आपके लिए मैं बता सकता हूं कि आप अगर मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस करते हो तो एक ही साथ मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक डिपेंडेंट वेरिएबल को आप कोरिलेट कर सकते हो, एंड यू विल बी एबल टू गेट वन इक्वेशन, बट दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग नाउ. ठीक है, तो हाउ डज इट वर्क? वी गेन द वैल्यू सीरीज, ड्रॉ द ग्राफ विद वैल्यू पॉइंट्स, draw trend line, for example mx plus a straight line equation, calculate m value, that is the gradient, calculate a value, and calculate points of trend line. What is the use? Demonstrating correlation between values and showing trends for the value changes, जैसे मैंने आपको demonstrate किया था. तो this is an example of scatter plot जो हम लोग डिस्कस किए थे पहले.
RM प्यूरिटी और एक्सट्रैक्शन रेशियो कहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे? आपको याद होगा कि हम लोग इसको जब हम लोग शुरू में स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग देखा था कि RM प्यूरिटी कैसे अलग अलग केस में दो अलग अलग स्कैटर मिल रहा था. So this can also be seen if you are able to plot it properly in a check sheet. Then also in some cases you will be able to get a scatter actually in a check sheet also if you are able to manage the scale properly. But it is very clear that if there are multiple levels, a range of values of the independent variable, तो हो सकता है आप इसमें दो स्कैटर आपको मिल जाए. मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं. मानिए कि इधर कुछ 6 स्कैटर प्लॉट दिख रहा है आपको, और जो आर वैल्यू है, ये आर वैल्यू यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो. अगर आपके पास ओरिजिनल डेटा सेट है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो. ये आर वैल्यू -1 to +1 हो सकता है. अगर ये -1 होता है, इसका मतलब है बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल द रिलेशनशिप इज नेगेटिव. मतलब अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू बढ़ रहा है तो आपका y वैल्यू यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वैल्यू कम हो रहा है. अगर प्लस हो रहा है उसका मतलब जैसे इधर प्लस दिख रहा है आपको, इधर जितना आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू बढ़ रहा है उतना ही आपका डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y का वैल्यू बढ़ रहा है. सो दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड एंड दिस इज नेगेटिवली कोरिलेटेड. So in this case, you will be able to get it in terms of plus value. In this case, you will be able to get it in terms of minus value. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट को समझें. इधर जैसे आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू है 0.9, इट इज कंसीडर्ड टू बी वेरी गुड. इधर कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 0.6, इसका मतलब मे बी प्रेजेंट. क्यों मे बी प्रेजेंट? दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो पूरा स्कैटर को डिफाइन नहीं कर पा रहा है. उसका मतलब हो सकता है कि ये स्कैटर ये वेरिएबल को छोड़ के और भी 2-3 वेरिएबल हो सकता है. तो अगर उसको आप अलग अलग करके प्लॉट करते हो तो आपको पता चलेगा कि मल्टीपल वेरिएबल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैटर इन द रिस्पॉन्स वेरिएबल यानी वाई वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट है. और ये केस में देखिए लास्ट जो केस है, इधर आर वैल्यू है 0, उसका मतलब है लगभग 0 बोल सकते हैं, या तो 0.1 0.2 भी आप बोल सकते हो, बहुत ही लो है. इधर कोई भी स्कैटर नहीं दिख रहा है. मतलब अगर किसी ने बोल दिया टेक्निकली कि देयर इज ए रिलेशनशिप और आप अगर ए रेंज ऑफ वैल्यू के अंदर आपने प्लॉट किया बोथ एक्स एंड वाई, अगर आपको मिल रहा है कि नहीं इसमें कोई स्कैटर आर वैल्यू ज्यादा नहीं है, उसका मतलब आपको कंक्लूड करना चाहिए कि इसका मतलब ये दोनों में खास कुछ रिलेशनशिप नहीं दिखता है. सो दैट इज द मीनिंग. देयर कुड बी मेनी अदर मीनिंग आल्सो. आप इधर देख सकते हो एग्जांपल ऑफ स्कैटर डायग्राम बिटवीन द फ्लो रेट ऑफ ए लिक्विड एंड द वोल्टेज अप्लाइड टू ए वाल्व. ओके, मतलब एक वाल्व में फ्लो रेट ऑफ ए लिक्विड, फ्लो रेट पर यूनिट टाइम, फ्लो कितना हो रहा है, एंड द वोल्टेज जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वाल्व को, तो वो दोनों में एक रिलेशनशिप लग रहा है कि है. इधर आप देखिए, इधर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कैटर प्लॉट ट्राई किया गया है. रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड द हाउसिंग प्राइस. मतलब फूड प्राइस को लिया गया है वाई एक्सिस में एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड हाउसिंग प्राइस को लिया गया है एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द एक्स एक्सिस. बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, अगर आप चाहो कि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप प्लॉट करना चाहोगे, देन ऑल्सो यू कैन प्लॉट. मतलब देयर इज नो सच रूल दैट यू हैव टू प्लॉट बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वो आप करोगे क्योंकि इन इंडस्ट्री मेनी टाइम्स हम लोग क्या चाहते हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं हम लोग, तो हम लोग नॉर्मली ढूंढते हैं कि उसके पीछे वाला एक्स वैल्यूज क्या है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है. तो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे इधर सोशियोलॉजिस्ट दे वर ट्राइंग टू लुक फॉर ए रिलेशनशिप बिटवीन द फूड प्राइस एंड हाउसिंग प्राइस, जो कि बहुत ही कॉमन है इन यूएसए पर्टिकुलरली. तो आप देख रहे हो कि बिटवीन फूड प्राइस एंड हाउसिंग प्राइस देयर इज ऑलमोस्ट ए linear relationship.
तो मतलब जैसे हाउसिंग प्राइस बढ़ता है फूड प्राइस बढ़ेगा, जैसे फूड प्राइस बढ़ेगा हो सकता है हाउसिंग प्राइस भी बढ़े. सो दे आर प्रोबेबली इम्पैक्ट ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन. There are some more examples which I would like to explain you. For example, height versus age of 7th grade. Is there any relationship? नहीं, there is no relationship. आप अगर इधर R वैल्यू को प्लॉट करो शायद आपको 0 के नजदीकी मिलेगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग है इन ए सेंस दैट गैस माइलेज वर्सेस फ्यूल एडिटिव. तो आपको पता है कि फ्यूल एडिटिव देके हम लोग गैस माइलेज को बढ़ाने का, गैस मतलब पेट्रोल या तो डीजल, बढ़ाने का कोशिश करते हैं. तो इधर देखिए मॉडल ए और मॉडल बी, इसको अलग से प्लॉट किया गया है एंड देन ये साइड में माइल्स पर गैलन को प्लॉट किया गया है. आप देख रहे हो कि क्लियरली दो रिलेशनशिप मिल रहा है, दो स्कैटर मिल रहा है. ये स्ट्रेटिफाइड है, बिल्कुल स्ट्रेटिफाइड है, जो हम लोग पहला टूल के हिसाब से देखे थे, ये बिल्कुल स्ट्रेटिफाइड है. इधर आपको पता चल रहा है कि एडिटिव लेवल बढ़ने के साथ साथ आपका माइल्स पर गैलन बढ़ रहा है और वो माइल्स पर गैलन ज्यादा बढ़ रहा है इनके सब मॉडल ए. तो हो सकता है कि इफ यू आर टू यूज एन एडिटिव, maybe model A will prove to be better than model B. So like that, so many conclusions you can make. I remember in a foundry we were using different type of additive actually for improving yield in melting stage or for having a better tensile strength during the molding, etc. So these kind of experiments were very common using scatter plot or relationship diagram in industry. You can see another example here. And that example is seal strength versus sealing temperature. इधर स्कैटर काफी ज्यादा है, हो सकता है कि R वैल्यू कुछ 0.5 या 0.6 है. यानी कि इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर छोड़ के और भी कुछ X वैल्यूज आपको शायद मिल सकता है. तो there is a line of best fit equation. So what I do now is that Onkar, I will request you to take over. तो चलिए एक एग्जांपल देखेंगे कि स्कैटर प्लॉट का रियल लाइफ में क्या है. तो मैंने एक एग्जांपल लिया है थर्मोसेटिंग प्रोसेस का. तो थर्मोसेटिंग प्रोसेस क्या होता है? ये इरिवर्सिबल हार्डनिंग होता है पॉलीमर का लिक्विड रेजिन जैसे, और वो बहुत एक कड़क पॉलीमर बनाता है. दैट इज अ थर्मोसेटिंग प्रोसेस. सो ये थर्मोसेटिंग प्रोसेस में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि होल्डिंग प्रेशर है, इंजेक्शन स्पीड है, पैक प्रेशर है, क्यूरिंग टेम्परेचर है एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रिलेशनशिप है क्या क्यूरिंग टाइम का और क्यूरिंग टेम्परेचर का. राइट, मतलब क्यूरिंग टेम्परेचर जैसे बढ़ता है या फिर कम होता है, क्यूरिंग टाइम पे उसका कुछ इम्पैक्ट होता है क्या. तो ये रिलेशनशिप हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 40 रीडिंग लिए हुए हैं फॉर अ डिफरेंट क्यूरिंग टेम्परेचर. व्हाट इज अ क्यूरिंग टाइम? मतलब क्यूरिंग टेम्परेचर अगर x हो तो x रीडिंग के लिए क्यूरिंग टाइम कितना लग रहा है. सो क्यूरिंग टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस में और क्यूरिंग टाइम हम मेजर कर रहे हैं सेकंड्स में. तो देखिए यहाँ पे मेरे 40 ऑड रीडिंग्स दिखाई दे रहे हैं. सो ये रीड कैसे करें हम? जब कभी भी मेरा क्यूरिंग टेम्परेचर 240 था, मेरा क्यूरिंग टेम्परेचर 26 था. Then at a certain next data set, मेरा क्यूरिंग टेम्परेचर 241 था. I have observed my curing time need to be 24. कभी मैंने ऑब्जर्व किया है 204 मेरा क्यूरिंग टेम्परेचर था और मेरा क्यूरिंग टाइम था 42 सेकंड. सो ये डेटा आने के बाद मैंने ये एक्सेल में अगेन क्यूरिंग टेम्परेचर का एक कॉलम बनाया, क्यूरिंग टाइम का एक कॉलम बनाया, दोनों कॉलम सिलेक्ट किए. इंसर्ट में जाके मैं स्कैटर प्लॉट पे क्लिक किया. The moment I say scatter plot पे क्लिक किया एक्सेल में, so I get a scatter plot like this, right? So यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है x एक्सिस पे, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो है क्यूरिंग टेम्परेचर, और ये जो है मेरा है क्यूरिंग टाइम. तो यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव निगेटिव कोरिलेशन दिख रहा है इन दोनों में. निगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या? जब कभी भी मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरा क्यूरिंग टाइम कम होते जा रहा है. देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट? इट मे नॉट बी इन अ स्ट्रेट लाइन, बट पैटर्न वाइज यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि जैसे जैसे क्यूरिंग टेम्परेचर मेरा बढ़ते जा रहा है, मेरा क्यूरिंग टाइम कम होते जा रहा है, राइट? सो जितना टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूँ,
उतना टाइम मुझे होल्ड करने के लिए या फिर क्योर करने के लिए कम होते जा रहे हैं. सो वी विल से कि बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स आर बेसिकली निगेटिवली कोरिलेटेड. व्हाई निगेटिवली? क्योंकि एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है. और इसी का मैंने कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी निकाला, दैट इज कमिंग आउट टू बी -0.9. ये हम कैसे निकालते हैं? Again, Excel में there is a direct formula. If you say if you select both of the column and type is equal to correlation, you will get this value of correlation between these two variables directly, right? जैसे कि डॉक्टर रॉय ने भी हमको बताया कि these are the various types of correlation that can be observed. पैटर्न से ही पता चलता है कि यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है. जब कभी भी हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट टुवर्ड्स 1 आता है, क्योंकि हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? -1 से +1. सो पॉजिटिव कोरिलेशन जब 1 आता है तो इट इज कंप्लीटली कोरिलेटेड विथ ईच अदर इन अ पॉजिटिव वे, एंड जब -1 आता है देन इट इज कंप्लीटली कोरिलेटेड विथ ईच अदर इन अ नेगेटिव वे. दिस इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, जो कि हमारा भी एग्जांपल था अभी. एक बढ़ रहा है, दूसरा कम होते जा रहा है. नो कोरिलेशन, पूरा जो स्कैटर प्लॉट है उसमें कोई हम ट्रेंड लाइन या फिर कुछ ट्रेंड ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं. सो देयर इज नो काइंड ऑफ एन कोरिलेशन. Strong positive correlation and weak positive correlation. What is strong and weak? It depends upon the coefficient correlation coefficient. अगर वो 1 के नजदीक हो तो हम बोलते हैं strong. वो अगर in between हो, मतलब 0.5 से 1 के बीच में हो या फिर -0.5 से -0.1 के बीच में हो, we say it is a positive, not a strong. एक और एग्जांपल देता हूं मैं. यहाँ पे मैंने डेटा नहीं दिखाया, बट देयर इज अनदर थिंग. फाउंड्री का ही एग्जांपल है. इसमें प्लॉट करने की कोशिश की गई है कि अलॉय का जो पोरिंग टेम्परेचर है और एवरेज हार्डनेस है, जो मेटल मेरा बन रहा है, तो उसका कुछ कोरिलेशन है क्या? तो यहाँ पे पता चल रहा है कि फॉर अ सर्टेन रेंज, यस देयर इज अ कोरिलेशन, बट बियॉन्ड अ सर्टेन टेम्परेचर देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन. सो स्कैटर प्लॉट से हमको ये भी पता चलता है कि up to certain range of independent variable there can be a positive correlation, but after certain range there can be a negative correlation also. Will not be going into too much details of it कि ये कैसे निकालते हैं, but it is just for your understanding. It is not necessary कि जब कभी भी हम बोलते हैं कि positive correlation है तो positive ही हमेशा दिखाई देगा. No, if your data set is increased and your pattern is observed in that way, then it is also possible कि थोड़े range के लिए you are observing certain another pattern, and after certain range you are observing another pattern. Again, plotting a scatter diagram is very simple. I'll just show again in Excel कैसे plot करते हैं. ये मैंने पूरे curing temperature दिखाया हुआ है, यहाँ पे curing time दिखाया हुआ है. I will select both of these two columns. I will go into insert and I will say scatter plot. यहाँ पे जो example है, and you will get the scatter plot accordingly. You have to adjust the axis so that it will be in a proper shape. जैसे कि यहाँ पे मैंने adjust किया हुआ है. I don't want this 0 to 150 because there is no reading, so my lower starts with 190 because कुछ है ही नहीं. Similarly, मेरे 0 to 20 seconds में कुछ curing temperature है ही नहीं, so I have not taken any kind of zero reading. My 0 starts with 15. So you have to just adjust the scale and make sure that you are able to see the correct data set in a visible content of the plot, and you will be able to understand what is how your scatter plot is basically looking, is how the relationship between the two variables is going on. जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, you have to just put a formula of is equal to correlation. Select these two columns, you will get the coefficient of correlation, with the help of which you can also predict whether it is a strong positive or normal positive correlation, vice versa, strong negative or normal negative correlation between the, or there is no correlation at all. Correct? So I hope you are clear with this example that how we have plotted the correlation, how we have collected the data. It is always better to have at least 40-50 readings to plot a scatter plot, क्योंकि जितना ज़्यादा data हो उतना you will be able to understand how the data is performing with each other.